अफगानिस्तान की उस सर्द सुबह, जब हवा में बारूद और सदियों पुराने इतिहास की मिलीजुली गंध तैर रही थी, काबुल के राष्ट्रपति भवन में लिया गया एक असाधारण भू राजनीतिक फैसला पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति समीकरण को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा निर्णय जिसने क्षेत्रीय राजनीति की धुरी को हिलाकर रख दिया। उस वक्त अफगान सरकार और तालिबान के शीर्ष नेता, वही तालिबान जिसे कभी भारत अपना धुर दुश्मन मानता था, एक अभूतपूर्व बैठक में एक साथ बैठे थे। समय के चक्र ने सब कुछ उलट दिया था और अब अफगानिस्तान अपनी धरती को स्थायी अमन और सुरक्षा का केंद्र बनाने के एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसी ऐतिहासिक संकल्प के तहत एक विस्फोटक घोषणा की गई। अफगानिस्तान ने घोषणा की कि बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैनिकों का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां से अफगानिस्तान की धरती पर बर्बादी बरसी थी, वह अब भारत को सौंपा जाएगा ताकि भारत इस नाजुक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सके। यह वही बगराम था जो अब भारतीय वायुसेना की नई और निर्णायक शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा था। और भारत ने इस घोषणा को तुरंत न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसे दोनों देशों की अटूट मित्रता और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। इस खबर के बिजली की तेजी से फैलते ही पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में भयंकर हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद की सड़कें अचानक सन्नाटे में डूब गईं और सेना मुख्यालय में बैठे जनरल हामिद के माथे पर घबराहट की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अगर भारत ने बगराम पर कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पाकिस्तान का प्रभाव शून्य हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपनी सेना और वायुसेना को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर बगराम एयरबेस को कब्जे में लिया जाए। रातों रात पाकिस्तानी सैनिक सीमांत की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ कुछ गुप्त गुटों को भी अफगानिस्तान के अंदर छिपा दिया गया था ताकि वे भीतर से हमला कर सकें। लेकिन उन्हें यह भान भी नहीं था कि तालिबान अब पहले जैसा नहीं था। अब वह भारत का विश्वसनीय सहयोगी बन चुका था। भारत और तालिबान के बीच एक गुप्त समझौता शेर-दिल संधि हुआ था, जिसके तहत बगराम एयरबेस को भारत के हवाले करने के साथ साथ तालिबान की सुरक्षा बलें भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। जैसे ही पाकिस्तान ने बगराम के नजदीकी इलाकों में अपनी टुकड़ियां तैनात की, इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े मास्टरमाइंड ने अपना पहला दांव चला। भारतीय राडारों ने सीमा पर हुई हर छोटी बड़ी हलचल को तुरंत पकड़ लिया और बगराम के रनवे से राफेल और तेजस विमानों ने बिना एक पल की देरी किए उड़ान भरी। यह भारत का पहला आक्रामक सैन्य ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन गरुड़ प्रहार नाम दिया गया। तालिबान के सैनिक भारत के साथ मिलकर मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने तेजी से अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों से पाकिस्तान की आपूर्ति लाइनों को काटना शुरू किया। वहीं भारतीय वायुसेना ने आसमान से हवाई हमले शुरू कर दिए। बगराम के रनवे से उठे भारतीय राफेल विमानों ने अपनी अचूक सटीकता और भीषण ताकत से पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहे वाहनों को निशाना बनाया। देखते ही देखते दुश्मन के 10 ट्रक आग की लपटों में घिर गए। पाकिस्तानी सैनिकों में भयंकर अफरा तफरी मच गई। उनके कमांडर रेडियो पर लगातार सहायता के लिए चीख रहे थे, लेकिन उनके नेटवर्क पहले ही जाम हो चुके थे, क्योंकि भारत ने बगराम से अपना घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय कर दिया था। इस पूरे ऑपरेशन की सीधी निगरानी दिल्ली से की जा रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें चल रही थीं। रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और एयर चीफ लगातार संपर्क में थे। हर मिनट की रिपोर्ट बगराम से सीधे दिल्ली भेजी जा रही थी। तालिबान की ओर से मौलवी जहीर ने भारत को पक्का आश्वासन दिया था कि उनके लड़ाके किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अफगान धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज खान घबराहट में अपने सैन्य सलाहकारों से पूछ रहा था कि आखिर भारत और तालिबान के बीच यह गुप्त समझौता शेर-दिल संधि कब हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बगराम के आसमान में भारतीय मिसाइलों की भयंकर गूंज सुनाई दे रही थी। हर धमाका पाकिस्तान की टूटती उम्मीदों को चूर कर रहा था। वहीं पाकिस्तान का खुफिया अधिकारी मुनीर, जो इस ऑपरेशन के अंदरूनी नेटवर्क का हिस्सा था, बगराम के एक बंकर में फंसा हुआ था। उसने रेडियो से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे। भारतीय कमांडो अब बंकर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। बगराम के आसमान में तेजस विमान मंडरा रहे थे और नीचे तालिबान के लड़ाके भारतीय कमांडो को सुरक्षा दे रहे थे। यह दृश्य किसी युद्ध फिल्म जैसा लग रहा था, जहां पुराने दुश्मन अब एकजुट होकर नए दुश्मन को समाप्त करने के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान के सैनिक अब सीमा छोड़कर भागने लगे। उनकी गाड़ियां सड़क किनारे जल रही थीं।
बगराम से निकले राफेल ने अपने स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान के सप्लाई बेस को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान की अग्रिम पंक्ति भूखी और हथियार विहीन हो गई। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के गुप्त एजेंटों को पकड़कर भारत को सौंप दिया। बगराम अब भारतीय और तालिबान की संयुक्त शक्ति का अजेय गढ़ बन चुका था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घबराकर फोन पर भारतीय प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया। रात होते ही पाकिस्तान की राजधानी में आपात बैठक बुलाई गई। वहां जनरल हामिद ने डरते हुए कहा कि अगर अब हमने जवाब नहीं दिया तो कल पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन उनकी सेना के मनोबल का हाल यह था कि आधे सैनिक लड़ाई में जाने से मना कर चुके थे। वहीं अफगानिस्तान की धरती पर भारत का तिरंगा आधिकारिक रूप से बगराम एयरबेस पर शान से लहरा रहा था। तालिबान के प्रवक्ता ने घोषणा की कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती अब इस्लाम और हिंदुस्तान की साझी सुरक्षा का प्रतीक है। यह सुनकर पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरपंथी तिलमिला उठे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनकी सीमाएं टूट चुकी थीं, उनका मनोबल बिखर चुका था और उनका एक अधिकारी मुनीर भारतीय कमांडोज की घेराबंदी में फंसा पड़ा था। बगराम के आसमान में भारतीय पायलटों की जयघोष गूंज रही थी। यह नया भारत था जो अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। रात के अंधेरे में बगराम की रनवे पर खड़े भारतीय विमानों के नीचे तिरंगा चमक रहा था और उसके ठीक पीछे तालिबान कमांडर मौलवी जहीर खड़े होकर कह रहे थे, आज हमने इतिहास बदल दिया है। अब अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी भारत को चुनौती नहीं दे सकेगा। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठा था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें भारत को कभी उकसाना नहीं चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी और पूरे इस्लामाबाद में केवल एक ही खबर गूंज रही थी, बगराम अब भारत के नियंत्रण में है। बगराम एयरबेस पर तिरंगा लहराने के बाद भारत और अफगानिस्तान का यह गठबंधन अब पूरे एशिया के लिए एक नई भूचाल जैसी खबर बन चुका था। पाकिस्तान की नींद हराम हो गई थी। उसके थिंक टैंक, सेना और खुफिया एजेंसियां अब एक ही बात सोच रही थीं कि आखिर भारत ने यह सब कैसे कर दिखाया, क्योंकि इस निर्णायक कदम ने पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग यह पूछ रहे थे कि जो तालिबान कभी पाकिस्तान के इशारों पर नाचता था, वह अब भारत के साथ कैसे खड़ा हो गया। लेकिन असल कहानी पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी थी। दरअसल भारत ने बगराम पर नियंत्रण करने से पहले तालिबान के साथ एक गुप्त समझौता किया था, जिसे शेर दिल संधि कहा गया। इस समझौते के तहत भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा सहयोग और बड़ी आर्थिक सहायता का वादा किया था। वहीं तालिबान ने बदले में पाकिस्तान को सीमित करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का पूरी तरह समर्थन करने का निर्णय लिया था। दिल्ली में एक गुप्त बैठक में जब यह समझौता हुआ था, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था, अब खेल कूटनीति से आगे बढ़ चुका है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी जमीन पर उसकी चालों का जवाब दिया जाए। उधर पाकिस्तान ने बगराम के पतन के बाद अपनी सारी उम्मीदें चीन की ओर लगा दी। बीजिंग में तत्काल बैठक बुलाई गई। चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि वह भारत के खिलाफ रणनीतिक सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन चीन खुद भी भारत से खुला टकराव नहीं चाहता था, क्योंकि गलवान की यादें उसे आज भी परेशान करती थीं। इसलिए चीन ने सलाह दी कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी रिवेंज प्लान बनाए, जिसमें सीधे युद्ध के बजाय अफगानिस्तान में अराजकता फैलाकर भारत को कमजोर किया जा सके। और इसी प्लान के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ऑपरेशन ब्लैक सरपेंट की नींव रखी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने अपने प्रशिक्षित आतंकियों को अफगानिस्तान के अंदर भेजा ताकि वे तालिबान और भारत के रिश्तों में फूट डाल सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत ने बगराम से पहले ही एक स्पेशल यूनिट तैनात कर दी थी, जिसे बलराम एयरविंग कहा गया। यह भारतीय वायुसेना की सबसे गुप्त और घातक यूनिट थी, जो हवा से लेकर धरती तक ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम थी। इस यूनिट के कमांडर ग्रुप कैप्टन अर्जुन राणा थे, जिनकी रणनीति और हिम्मत के किस्से पूरी भारतीय सेना में मशहूर थे। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए हमले की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बलराम एयरविंग को पूरी तरह तैयार किया जाए। रात के अंधेरे में बगराम के रनवे पर गूंजती इंजनों की आवाजों के बीच तेजस और राफेल तैयार खड़े थे। अफगानिस्तान के तालिबानी गुट भी भारतीय जवानों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। यह नया तालिबान था जो अब अफगानिस्तान के हित में सोच रहा था। सुबह होते ही पाकिस्तान के उत्तरी इलाके से एक संदिग्ध काफिला अफगान सीमा की ओर बढ़ा।
उसमें दर्जनों ट्रक और मिसाइल लॉन्चर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारतीय सैटेलाइट पहले से ही उनकी हर हलचल देख रही थी। कुछ घंटों बाद बगराम से 2 तेजस विमानों ने उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन लेकर सीधा पाकिस्तानी काफिले की ओर बढ़े। अर्जुन राणा खुद इस मिशन की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। उन्होंने हेडसेट में कहा, लक्ष्य की पहचान हो गई है, गरुड़ को उड़ान भरने दो। और बस कुछ सेकंड बाद आसमान में गरज के साथ मिसाइलें चलीं। देखते ही देखते पाकिस्तानी ट्रक आग की लपटों में जल उठे। पाकिस्तान का ऑपरेशन ब्लैक सरपेंट शुरू होने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो गया। इस हमले ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौलवी जहीर ने साफ घोषणा की कि अब अफगानिस्तान की धरती से किसी भी पड़ोसी देश को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यह भारत अफगानिस्तान की नई सख्त नीति थी। पाकिस्तान ने इस बयान को अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा मान लिया। इस्लामाबाद में अब खुलकर कहा जाने लगा कि भारत ने अफगानिस्तान को सैन्य अड्डा बना लिया है और यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। मगर भारत शांत नहीं बैठा। उसने बगराम से लेकर कंधार और जलालाबाद तक नई एयर स्ट्रिप्स बनानी शुरू कर दी। हर जगह भारतीय इंजीनियर, सुरक्षा बल और अफगान सैनिक मिलकर तेजी से काम कर रहे थे। इस गठबंधन की खबर जब अमेरिका तक पहुंची तो वॉशिंगटन में भी खलबली मच गई। अमेरिकी अधिकारी कहने लगे कि यह एशिया का नया गेम चेंजर है, क्योंकि अब भारत मध्य एशिया में प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति रखता है। वहीं रूस ने भी भारत की इस नीति का समर्थन किया, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि पाकिस्तान या चीन अफगानिस्तान में फिर से आतंक का बाजार फैलाएं। इस दौरान बगराम के अंदर भारतीय वैज्ञानिक एक नई तकनीक पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा ड्रोन सिस्टम विकसित किया था जो बिना किसी सैटेलाइट के भी निशाने पर अचूक वार कर सकता था। इसका नाम रखा गया त्रिनेत्र। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत ने पहली बार किया जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास अपने जंगी विमानों को तैनात किया। बलराम एयरविंग ने त्रिनेत्र ड्रोन को लॉन्च किया और देखते ही देखते पाकिस्तानी F-16 विमानों को आसमान में ढूंढ निकाला। कुछ ही मिनटों में वे सभी राडार पर चमके और फिर गुम हो गए, क्योंकि त्रिनेत्र ने उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया। इस नतीजे के बाद पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गया। वहां की मीडिया ने कहना शुरू किया कि भारत अब हवाई युद्ध में भी अजेय हो गया है। चीन ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भारत के सामने अब कोई नहीं टिक सकता। वहीं अफगानिस्तान में अब भारत का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि वहां की नई सरकार ने भारतीय रुपए में व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव रख दिया। ये सब देखकर अमेरिका भी भारत की ताकत को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी आखिरी कोशिश में जुटा था। उसने ISI के विशेष एजेंटों को भेजा ताकि वे तालिबान के भीतर मतभेद पैदा कर सकें। पर जब इन एजेंटों ने कंधार में घुसने की कोशिश की तो बलराम एयरविंग के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ एक अंतिम ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद तूफान। इस ऑपरेशन का मकसद था बगराम एयरबेस पर एक बड़े आत्मघाती हमले के जरिए भारत की उपस्थिति को खत्म करना। यह खबर दिल्ली पहुंचते ही हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री ने सीधे अर्जुन राणा से संपर्क किया और कहा, किसी भी कीमत पर बगराम पर हमला नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं, भारत की प्रतिष्ठा है। और बस फिर शुरू हुआ बगराम का सबसे बड़ा रक्षात्मक मिशन, जिसके लिए भारत और तालिबान ने मिलकर कमर कस ली। आसमान में गूंज रही थी इंजनों की गर्जना और धरती पर तैयार थी एक नई लड़ाई। अब यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि यह थी भारत की इज्जत और अस्तित्व की जंग। अब कहानी तीसरे भाग में उस भयावह और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पाकिस्तान की पूरी सेना बगराम एयरबेस पर भारतीय और तालिबानी संयुक्त बलों के सामने पंगु हो चुकी थी। मुनीर और उसके साथियों का हौसला जवाब दे रहा था। उनकी उम्मीदें धूल में मिलती नजर आ रही थीं। भारत के राफेल, तेजस और सुखोई 30 AMKI जैसे विमानों ने हर दिशा से पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर बमबारी शुरू कर दी थी और उनकी मिसाइलें हर रणनीतिक टारगेट को निशाना बना रही थीं। तालिबान और अफगान स्थानीय बलों ने भारत के कठोर निर्देशों के अनुसार जमीन से घेराबंदी करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को नियंत्रण क्षेत्र में सीमित कर दिया। मुनीर को बचाने के लिए हर पल का सही निर्णय लेना आवश्यक था, क्योंकि हर सेकंड में दुश्मन की तरफ से नई चुनौती आ रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार अपने सैन्य सलाहकारों के पास जाते, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उनका चेहरा तनाव और आश्चर्य से भरा हुआ था, क्योंकि भारत की योजना इतनी परिष्कृत और पूरी तरह से योजनाबद्ध थी कि उनका कोई भी कदम काम नहीं कर रहा था।
अमेरिका का पहले कब्जा किया गया एयरबेस अब भारत और तालिबानी सहयोगियों के मजबूत नियंत्रण में था और इस बदलाव ने पूरी रणनीति को नया आयाम दिया। भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क और राडार बेस को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया, जिससे पाकिस्तान के पायलट और जमीन पर सैनिक दोनों अंधकार में भटकने लगे। मुनीर का विमान बीच में फंसा हुआ था और भारतीय पायलटों ने उसकी रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की, जबकि तालिबान के विशेष बल ने बमबारी के बीच पाकिस्तानी सैनिकों को काबू में किया। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।